हेलो नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। तो कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। तो प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर हम रीड साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं, जिसमें अपनी 7 मॉडल पेपर हल हो चुके थे। आज हम 8वें मॉडल पेपर को हल करेंगे। तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से गुजारिश रहेगी कि जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी क्लास हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह क्लास रीड साइकोलॉजी के 30 प्रश्न हम हल करेंगे। तो यह क्लास रीड के लिए जो पात्रता परीक्षा फरवरी माह में होने वाली है उसके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो क्लास को जरूर देखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्लास को बिना समय गंवाए। आज का पहला प्रश्न है, प्यारे विद्यार्थियों, किसी कार्य करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहते हैं? काफी इंपोर्टेंट सवाल है। किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिवृत्ति कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 2 है अभियोग्यता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 3 है अभिरुचि कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 4 है अभिधारणा कहा जाता है। तो किसी कार्य को करने की विशिष्ट क्षमता को क्या कहा जाता है प्यारे विद्यार्थियों? अभियोग्यता कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर, किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? तो ऑप्शन नंबर 1 है शिक्षक का पड़ता है। ऑप्शन नंबर 2 है माता पिता का पड़ता है। ऑप्शन नंबर 3 है संगी साथियों का पड़ता है। ऑप्शन नंबर 4 है चलचित्रों का पड़ता है। तो किशोरावस्था में व्यवहार व मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव किसका पड़ता है? संगी साथियों का पड़ता है। यानी जो अपने सहपाठी है उनकी संगत, यानी उनके साथ जो हम क्रियाकलाप करते हैं उनका किशोरावस्था में व्यवहार और मनोवृत्ति पर सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 3 नंबर सवाल, किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने व समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है बौद्धिक क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 2 है आध्यात्मिक क्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 3 है अभिक्षमता कहलाती है। ऑप्शन नंबर 4 है सामवेगिक बुद्धि कहलाती है। तो किसी समुदाय में आसानी से संबंध बनाने में समायोजित होने की क्षमता क्या कहलाती है? सामवेगिक बुद्धि कहलाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 यानी सामवेगिक बुद्धि इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 4 नंबर, काफी इंपोर्टेंट सवाल है। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ऑप्शन नंबर 1 है कक्षा अनुशासन द्वारा। ऑप्शन नंबर 2 है विषय वस्तु विश्लेषण द्वारा। ऑप्शन नंबर 3 है छात्र की अंत्यक्रिया द्वारा। तो निम्न में से कौन सा सबसे अच्छा विकल्प है? कौन सा राइट आंसर हो जाएगा इसका? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो किस पर होता है? विषय वस्तु की विश्लेषण द्वारा होता है, छात्र की अंत्यक्रिया द्वारा होता है, और कक्षा अनुशासन का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब व स, यानी ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। तो 5वां सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है? काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है। ऑप्शन नंबर 1 है अध्ययन के प्रति गंभीर न होना, तर्कपूर्ण विचारों व तार्किक क्षमता को अधिक सहज बनाना। ऑप्शन नंबर 3 है एकाग्रता व स्मृति का विस्तार का अधिक शक्तिप्रद होना। ऑप्शन नंबर 4 है पढ़ने में रुचि। तो कौन सा प्रभाव किशोरावस्था से सुमेलित नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? अध्ययन के प्रति गंभीर न होना। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 6 नंबर सवाल, पियाजे के अनुसार विकास की अवस्थाओं में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है कि यद्यपि कोई वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी वह अस्तित्व में यह अवस्था कहलाती है। काफ़ी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। पियाजे के अनुसार विकास की अवस्था में वह अवस्था जिसमें बालक अनभिज्ञ होता है, यद्यपि वस्तु दिखाई नहीं दे रही है फिर भी
वह अस्तित्व में है वह कौन सी अवस्था कहलाती है? तो ऑप्शन नंबर 1 है संवेदी ग्राम अवस्था, ऑप्शन नंबर 2 है प्राक संक्रिय अवस्था, ऑप्शन नंबर 3 है औपचारिक संक्रिय अवस्था, ऑप्शन नंबर 4 है मूर्त प्रयोगों का काल। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संवेदी ग्राम अवस्था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7 नंबर क्वेश्चन। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र है। ऑप्शन नंबर 1 है बालक, ऑप्शन नंबर 2 है शिक्षक, ऑप्शन नंबर 3 है शिक्षण विधि, ऑप्शन नंबर 4 है पाठ्यक्रम। तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या है प्यारे विद्यार्थियों? बालक है। यानी बालक को केंद्र मानकर ही शिक्षा मनोविज्ञान का, तो शिक्षा मनोविज्ञान का केंद्र क्या माना गया प्यारे विद्यार्थियों? बालक को माना गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 8 नंबर सवाल। एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है वह क्या कहलाती है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? एक आंतरिक मानसिक दशा जो किसी व्यवहार को आरंभ करने तथा बनाए रखने को प्रवृत्त करती है कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अभिरुचि कहलाती है, ऑप्शन नंबर 2 है अभिधारणा कहलाती है, ऑप्शन नंबर 3 है अभिवृत्ति कहलाती है, ऑप्शन नंबर 4 है अभिप्रेरणा कहलाती है। तो क्या कहलाती है प्यारे विद्यार्थियों? अभिप्रेरणा कहलाती है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 9 नंबर सवाल। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है, यानी शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है? ऑप्शन नंबर 1 है प्रधानाचार्य, ऑप्शन नंबर 2 है समुदाय, ऑप्शन नंबर 3 है स्वयं शिक्षक, ऑप्शन नंबर 4 है विद्यार्थी। तो शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी क्या होती है प्यारे विद्यार्थियों? स्वयं शिक्षक होता है। यानी शिक्षक के समायोजन की प्राथमिक जिम्मेदारी स्वयं शिक्षक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10 नंबर सवाल। मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो बुद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? मानव संस्कार अथवा क्षमता में परिवर्तन जो धारण किया जा सकता है तथा जो वृद्धि की प्रक्रिया के ऊपर ही आरोपित नहीं है, यह कथन किसका है? तो ऑप्शन नंबर 1 है टेउयर्स का है, ऑप्शन नंबर 2 है गेने का है, ऑप्शन नंबर 3 है स्टेवियर का है, ऑप्शन नंबर 4 है मैकग्रो का है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 यानी गेने का यह कथन, गेने द्वारा यह कथन कहा गया है, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम 30 साइकोलॉजी के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हल करेंगे जो आने वाली रीट पात्रता एग्ज़ाम में आपके लिए काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना और हमारे वीडियो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो अगला प्रश्न है 11 नंबर सवाल। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है? ऑप्शन नंबर 1 है बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर 2 है किशोरावस्था में, ऑप्शन नंबर 3 है उत्तर बाल्यावस्था में, ऑप्शन नंबर 4 है पूर्व बाल्यावस्था में। तो किस अवस्था में बालक में परामर्श शिक्षण अत्यंत सक्रिय होता है प्यारे विद्यार्थियों? तो किशोरावस्था में अत्यंत सक्रिय होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर प्रश्न। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ऐसे प्रश्न पिछली रीट एग्जाम आप पेपर उठा के देख लेना, उसमें पूछे जा चुके हैं। तो अगला प्रश्न है 12 नंबर सवाल। अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक है। तो ऑप्शन नंबर 1 है आशुबेल है, ऑप्शन नंबर 2 है पियाजे है, ऑप्शन नंबर 3 है हल है, ऑप्शन नंबर 4 है स्किनर है। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक कौन है प्यारे विद्यार्थियों? स्किनर को माना जाता है। तो अभिक्रमित अधिगम मॉडल के जनक किसे माना जाता है प्यारे विद्यार्थियों? स्किनर महोदय को माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है? यानी जो ब्रूनर के द्वारा जो सिद्धांत दिया गया है उनमें से जो ऑप्शन दिए गए उनमें से कौन सा नहीं है?
तो ऑप्शन नंबर 1 है नवीन ज्ञान अथवा सूचना का ग्रहण करना। ऑप्शन नंबर 2 है अर्जित ज्ञान का रूपांतरण। ऑप्शन नंबर 3 है ज्ञान की पर्याप्तता की जांच। ऑप्शन नंबर 4 है ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच। तो ब्रूनर के सिद्धांत में कौन सा नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर प्रश्न। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है औपचारिक शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 2 है अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 3 है वर्णनात्मक शिक्षण सिद्धांत। ऑप्शन नंबर 4 है प्रामाणिक सिद्धांत। तो ब्रूनर के अनुसार कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत, यानी ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर प्रश्न। निम्न में से कौन से शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? काफ़ी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से कौन सी शिक्षण सिद्धांत की एक विशेषता नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है सीखने की उत्सुकता। ऑप्शन नंबर 2 है ज्ञान की संरचना। ऑप्शन नंबर 3 है क्रमशीलता का अभाव। ऑप्शन नंबर 4 है पुष्टिकरण। तो शिक्षण सिद्धांत की विशेषता कौन सी नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? क्रमशीलता का अभाव, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर सवाल। कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो, यानी क्या पूछा गया प्यारे विद्यार्थियों? कुसुमायोजित व्यक्ति कहलाते हैं जो। ऑप्शन नंबर 1 है अधिकतर अनुचित ढंग से द्वंद्वात्मक स्थिति का सामना करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है समाज विरोधी गतिविधियों में सहभागिता करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है द्वंद्व को दूर करने में असमर्थ होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। समस्या समाधान स्थिति के लिए संज्ञानवादी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर 1 है इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। ऑप्शन नंबर 2 है यह प्रयास व त्रुटि पर आधारित है। ऑप्शन नंबर 3 है यह पुनर्वलन पर आधारित है। और ऑप्शन नंबर 4 है यह उद्दीपन प्रत्युत्तर पर अनुबंध है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1 यानी इसमें चिंतन प्रक्रिया होती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 18 नंबर सवाल। आगमन चिंतन के विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? यानी जो श्रीमती टाबा है उसके द्वारा आगमन चिंतन के विकास के लिए कौन सी युक्ति नहीं दी गई है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अवधारणा का निर्माण। ऑप्शन नंबर 2 है दत्त व्याख्या। ऑप्शन नंबर 3 है सिद्धांतों का उपयोग। ऑप्शन नंबर 4 है दत्त अवलोकन। तो आगमन चिंतन विकास के लिए श्रीमती टाबा ने कौन सी युक्ति नहीं सुझाई है? दत्त अवलोकन, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 19 नंबर सवाल। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है। बालक का सामाजिक व्यवहार प्रभावित होता है। ऑप्शन नंबर 1 है संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है। ऑप्शन नंबर 2 है पर्यावरण जहां वह रहता है। ऑप्शन नंबर 3 है आर्थिक स्तर से जिससे वह आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? और 1 2 3 यानी तीनों कथन सत्य हैं। तो बालक का सामाजिक व्यवहार किस किस से प्रभावित होता है? संस्कृति जिसमें वह जन्म लेता है, पर्यावरण जहां वह रहता है, आर्थिक स्तर से वह जिससे वह आता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 20 नंबर सवाल। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। तो ऑप्शन नंबर 1 है व्यवहारिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 3 है संज्ञानवादी मनोविज्ञान। ऑप्शन नंबर 4 है 2 व 3। तो निर्मितवाद उपागम का उद्गम कौन सा है प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 यानी संज्ञानवादी मनोविज्ञान निर्मितवाद उपागम का उद्गम माना जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3 इसका करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न है 21 नंबर सवाल। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। काफी इंपोर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है आक्रामक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 है संगठित होते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है संगत होते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों?
अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 22 नंबर सवाल। 22 नंबर सवाल, अधिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। अधिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है? ऑप्शन नंबर 1 है क्षेत्र सिद्धांत पर, ऑप्शन नंबर 2 है क्रिया प्रसूत अनुकूलन, ऑप्शन नंबर 3 है गेस्टाल्ट अधिनियम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 3 है गेस्टाल्ट अधिगम सिद्धांत, ऑप्शन नंबर 4 है परंपरागत अनुबंधन। तो अधिक्रमित अधिगम निम्न में से किस पर आधारित है प्यारे विद्यार्थियों? क्रिया प्रसूत अनुकूलन पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल। प्यारे साथियों, जैसा कि आपको पता है कि हम हमारे यूट्यूब चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर पर रोजाना 30 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं। तो आपसे जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है, टीचर की तैयारी कर रहा है, तो साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित यह वीडियो जरूर देखें और हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो अगला प्रश्न है 23 नंबर सवाल। व्यक्तिगत भिन्नता के कारक सदैवी होते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है वंशानुगत होते हैं, ऑप्शन नंबर 2 है सामाजिक व आर्थिक होते हैं, ऑप्शन नंबर 3 है संवेगात्मक एवं व्यक्तिगत होते हैं, ऑप्शन नंबर 4 है पर्यावरण व वंशागत होते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 4 यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर सवाल। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर द्वारा नहीं किया गया है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है विद्यार्थियों। संज्ञानात्मक विकास की निम्नलिखित अवस्थाओं में से कौन सी अवस्था का वर्णन ब्रूनर के द्वारा नहीं किया गया है? तो ऑप्शन नंबर 1 है अधिनियम, ऑप्शन नंबर 2 है प्रतिभा पारकता, ऑप्शन नंबर 3 है पराधीनता, ऑप्शन नंबर 4 है सांकेतिकता। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 3 यानी पराधीनता इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 25 नंबर सवाल। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसने कहा है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर 1 है क्रो ने कहा था, ऑप्शन नंबर 2 है B.O. स्मिथ ने कहा था, ऑप्शन नंबर 3 है क्रोनबेक ने कहा था, ऑप्शन नंबर 4 है हिलगार्ड ने कहा था। तो शिक्षण क्रियाओं की एक विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है, यह किसने कहा था? B.O. स्मिथ ने कहा था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर सवाल। अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए हैं। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। तो अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 26 नंबर सवाल। अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 है संज्ञानात्मकवादी, ऑप्शन नंबर 2 है व्यवहारवादी, ऑप्शन नंबर 3 है फैकल्टी मनोवैज्ञानिक, ऑप्शन नंबर 4 है प्रतीकवादी। तो अधिगम के संप्रत्य निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? संज्ञानात्मकवादी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों 27 नंबर। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। निम्न में से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया है। तो ऑप्शन नंबर 1 है अनुभूति करना, ऑप्शन नंबर 2 है स्पर्श करना, ऑप्शन नंबर 3 है क्रोधित होना, ऑप्शन नंबर 4 है कल्पना करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? अधिगम के संज्ञानात्मक अनुक्षेत्र से संबंधित क्रिया कौन सी है? कल्पना करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 28 नंबर सवाल। किसी भी ऐसी क्रिया को जो व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है, यह कथन किसका है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। एक बार फिर से पढ़ देखते हैं। किसी भी ऐसी क्रिया जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है, इसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो वे कुछ हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है, यह कथन किसका है? तो
इसके ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है वुडवर्थ, ऑप्शन नंबर 2 है किंग्सले, ऑप्शन नंबर 3 है गेट्स, ऑप्शन नंबर 4 है गार्डनर मर्फी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 1, यानी यह कथन वुडवर्थ के द्वारा दिया गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है और आज की क्लास का सेकंड लास्ट सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है भौतिक पर्यावरण के अनुभव, ऑप्शन नंबर 2 है संयोजन, ऑप्शन नंबर 3 है जैविक परिपक्वता, ऑप्शन नंबर 4 है सामाजिक पर्यावरण का अनुभव। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे विद्यार्थियों? ऑप्शन नंबर 2, यानी पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का एक अनिवार्य कारक कौन सा नहीं है? संयोजन नहीं है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 इसका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और आज की क्लास का अंतिम सवाल है प्यारे विद्यार्थियों, 30 नंबर सवाल। कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही नहीं है? काफी इंपॉर्टेंट सवाल है प्यारे विद्यार्थियों। कौन सा कथन दिवा स्वप्न के संदर्भ में सही कथन नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 1 है दिवा दिवा स्वप्न अपने सामान्य रूप से किशोरों के लिए लाभदायक है। ऑप्शन नंबर 2 है यह कहानियां कविताएं लिखने में मदद करते हैं। ऑप्शन नंबर 3 है यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 क्या है प्यारे विद्यार्थियों? यह कभी कभी रचनात्मक कार्य में परिणत हो जाते हैं। ऑप्शन नंबर 4 है यह कभी भी हानिकारक नहीं होता है। तो दिवा स्वप्न के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है प्यारे विद्यार्थियों? यह कभी हानिकारक नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये थे आज के हमारे 30 महत्वपूर्ण साइकोलॉजी के प्रश्न। तो कैसी लगी आपको क्लास? आशा करते हैं क्लास पसंद आई होगी। और जो भी साथी चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेना, ताकि जब भी हमारी क्लास अपलोड हो आप तक उसका नोटिफिकेशन जरूर पहुंच जाए। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज हमने हल किए हैं 30 साइकोलॉजी के महत्वपूर्ण प्रश्न। और जो भी साथी रीट पात्रता परीक्षा की तैयारी कर रहा है वो हमारे चैनल जीके कैप्सूल बाय आर के सर से जुड़े। इसमें हम डेली रीट साइकोलॉजी के 30 महत्वपूर्ण प्रश्न हल करवाते हैं। तो आज की वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए